नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 27 की समरी के बारे में, जो कि नॉवल की समरी है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो सबसे पहली बात, फसल कटने का टाइम हो गया है। तो फसल कटने की पहली रात, उस रात जो माहौल है, उस रात को जो माहौल क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो बिक रही हैं, कम से कम दामों पे बिक रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि मौसम अच्छा होने वाला है, तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी कटेगी, तो ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा चीज़ें, उनके दाम घट जाएंगे। तो सब लोग अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो सामान है खेती से रिलेटेड, कॉर्न, व्हीट, बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कल जब नई फसल आ जाएगी तो इनके दाम और भी ज़्यादा गिर जाएंगे। और यहाँ पर जो डोनाल्ड फार्फरे होता है, उसके ओपिनियन में ये है कि ये लोग ना थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इतने जल्दी नहीं बेचना चाहिए। तो वो ठीक इसका उल्टा करता है, वो कॉर्न को कम दामों पर खरीदता है, चाहे जो पिछले साल का भी कॉर्न क्यों ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी तो अच्छी है, तो उसको भी वो खरीदना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ माइकल हेंचर्ड अपनी चीज़ों को बेच देता है। उसको भी ये डाउट होता है कि ये वेदरमैन सही तो नहीं था, काश बारिश हो जाती तो उसका नुकसान कम हो जाता। लेकिन 3 दिनों के बाद जैसे ही हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, मौसम में थोड़ी सी नमी आने शुरू हो जाती है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा नमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नमी कैस्टरब्रिज के लोग अपने चेहरे पर फील कर सकते थे। और सनलाइट जो ऐसी थी, सुबह आती थी, फिर चले जाती थी, फिर आती थी, फिर चले जाती थी। तो जो हार्वेस्टिंग करने वाले लोग हैं, उनको समझ में आ गया कि इस बार की फसल कुछ अच्छी नहीं होने वाली है। तो अब यहां पर हेंचर्ड का क्या सोचना है? देखिए, हेंचर्ड जो भी उसने खरीदा था, वो वो उससे बच चुका है। उसने शायद कम दामों पर बेच करके वो वहां से हट गया है, तो उसके लिए कॉर्न का फैक्टर अब हट गया है। अब वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा बारिश का वेट कर लेता, ये जो अभी माहौल हुआ है, तो शायद मेरा नुकसान थोड़ा कम हो जाता। और उसी तरफ जैसे ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी पड़नी शुरू हो जाती है, प्राइसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब फसल के खराब होने का अंदेशा शुरू हो गया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जिसने कम दामों पर पहले खरीदा होगा। और पहले कम दामों पर किसने खरीदा था? डोनाल्ड फार्फरे ने। अब तो वो बहुत ही वेल्दी हो गया, उसने इतना पैसा बना दिया कि ही हैज बिकम वेरी वेल्दी इन हिज प्रोफेशन। एक एक्सीडेंट हो जाता है ल्यूसेटा के घर के पास एक सड़क जाती है, थोड़ी सी संकरी होगी, और आगे से आती है हेंचर्ड की वैगन। उसमें हेंचर्ड नहीं होता, हेंचर्ड का ड्राइवर होता है। और दूसरी तरफ से आती है फारफ्रे की वैगन, उसमें फारफ्रे भी नहीं होता है, फारफ्रे का ड्राइवर होता है। और समय हुआ है रात के 8:30 बजे, और सितंबर का महीना है। सितंबर का महीना है, मतलब एक गाड़ी में हे थी। हे मतलब घास फूस थी, भरी हुई थी। तो जो भरी हुई वैगन आ रही होती है, वो होती है हेंचर्ड की, और जो खाली वैगन आ रही होती है वो होती है फारफ्रे की। अब मार्ग संकरा था, एक इधर से आई, एक उधर से आई, तो दोनों फंस गई। अब ना एक इधर जा सकती है, ना एक इधर आ सकती है। और वहां पर झगड़ा हो जाता है दोनों का कि तू रुक सकता था, मैं तो बहुत देर से घंटी बजा रहा था, तू क्यों रुका क्यों नहीं? तो वो भी बोलता है कि भाई मैं क्यों रुकता भाई, तू कर रहा है, तेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती है। और ऐसे में बोलते 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 जो हेंचर्ड का जो ड्राइवर था, वो और जोर से घोड़ों पे वो चाबुक चलाता है, तो बहुत आगे जाते हैं। तो होता ये है कि आगे जाने में वो गाड़ी पलट जाती है। हेंचर्ड की गाड़ी, जिसमें हे भरा होता है, घास फूस भरा होता है, वो पलट जाती है। पूरा हे पूरा सड़क पे गिर जाता है। और ऐसा नहीं कि भाई उसको उठाएं, वो जो दो ड्राइवर थे दोनों लड़ने लग जाते हैं। और ल्यूसेटा और एलिजाबेथ जेन देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो जाते हैं एक्सीडेंट पे जहां पर हो रहा होता है। तब तक माइकल हेंचर्ड भी आ जाता है, उन दोनों को छुड़ाता है, एक को उधर बेचता है, एक को इधर बेचता है। और फिर देखता है कि जो घोड़े हैं वो गिर गए हैं, उनको थोड़ा छुड़ाता है, क्योंकि घोड़े बंधे हुए होते हैं गाड़ी से। तो पलट गई है गाड़ी, तो घोड़ा गिरा हुआ है एंड वो तड़प रहा है। तो हेंचर्ड एज सुन एज ही कम्स देयर, वो घोड़ों को छुड़ा देता है। फिर अपने ड्राइवर से बात करता है और बोलता रहता है भाई कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो तभी वहां पर ल्यूसेटा आती है। वो कहती है कि आपकी गाड़ी की गलती है, आपकी गाड़ी को थोड़ा सा समझ संभल करके आना चाहिए था। अब माइकल हेंचर्ड कहता है मेरी गाड़ी तो भरी हुई है, खाली तो उसकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी कैसे कंट्रोल होगी?
ऑफ कोर्स बात सही है, लेकिन फिर एलिजाबेथ जेन आ जाती है। वो कहती कि नहीं नहीं, मैंने भी देखा था, एक्सीडेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि जिसकी खाली गाड़ी थी वो कुछ नहीं कर सकता था, उस पर आप इल्जाम मत लगाइए। तो माइकल हेंचर्ड कहता है कि एक से मैं प्यार करता हूँ और एक मेरी बेटी है, दोनों फारफ्रे की साइड ले रही हैं। तो वहां पर माइकल हेंचर्ड का वैगनर, जो माइकल हेंचर्ड की गाड़ी चला रहा होता है, वो कहता है कि इन औरतों की बातों का विश्वास मत करो, इन सबको फारफ्रे ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। ये ऐसी औरतें हो गई हैं कि फारफ्रे गलत भी करेगा तो इनको अच्छा ही दिखेगा। अब माइकल हेंचर्ड कहता है कि ऐसा आप इनके बारे में कैसे कह सकते हैं। ही डिफेंड्स ल्यूसेटा। वो ल्यूसेटा का प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि ये जो मैडम है मिस टेम्पलमैन, इनको मैं जानता हूँ, और फारफ्रे हो सकता है कि बहुत चालाक हों, लेकिन इतने खराब नहीं है कोई यहाँ की औरतों को खराब कर दे। और ये सुन करके या ये ना सुन करके ल्यूसेटा वहां से अपने घर के अंदर चली जाती है, और जैसे ही माइकल हेंचर्ड उससे बात करने को होता है वो दरवाजा बंद कर देती है। तो यहां पर माइकल हेंचर्ड उससे बात नहीं कर पाता है। तब एक पुलिस वाला आ जाता है, और वो पुलिस वाला देखता है कि ये क्या हो गया। तो माइकल हेंचर्ड तो भाई मेयर है, उसको तो रिस्पेक्ट करेगा। तो माइकल हेंचर्ड उससे कहता है कि भाई बताओ कल हॉल में क्या होने वाला है, क्योंकि जो सीनियर मेयर है शायद वो तो वहां पर है नहीं। तो माइकल हेंचर्ड को ही वहां पर सीट ग्रहण करके वहां की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कार्रवाई में क्या है, एक बूढ़ी महिला को बुलाया जाएगा वहां पर, जो चर्च की वॉल पे दंगा फसाद कर रही थी, दारू पी करके दंगा फसाद कर रही थी। तो उसकी सुनवाई होगी कल मेयर के सामने। तो उसकी सुनवाई को कौन देखेगा, माइकल हेंचर्ड। इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में दिस वुमन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी गुड रोल इन द फेट ऑफ माइकल हेंचर्ड इन द अपकमिंग नॉवल। तो आगे बढ़ते हैं। अब वो पुलिस वाला से बात होती है, तो पुलिस वाले को कहता है कि ये हे वगैरह गिरा हुआ है, सभी लोग तो भाई जा रखे हैं खेतों में, क्योंकि रात का समय है। तो रात के समय में उनको अपनी फसलों को बचाना है, क्योंकि सुबह बारिश आ गई तो इसको बांधने में सुबह तक का समय लगेगा। तो जो भी वैगन आए उसको बोलो कि घूम करके जाए, यहां से कोई ना जाए। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस देकर के वो चला जाता है। देन फिर वो ल्यूसेटा के पास जाता है, नॉक करता है, अंदर से कोई मैसेंजर आता है, कहता है कि ल्यूसेटा मैडम अभी अवेलेबल नहीं है, आपसे मिलने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कहता है कि आपसे मिलने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो कहता है, जो भी मैसेंजर आया होता है, कि ल्यूसेटा मैडम की इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट मतलब मीटिंग है, वो वाली इंगेजमेंट नहीं, तो इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकती। अब ये माइकल हेंचर्ड घर नहीं जाता है, वो वहीं जहां पर उसका हे गिरा होता है, चांद की रोशनी पड़ रही होती है, तो किसी छाया में छुप करके उसके कमरे को देखता है। और कमरे में की खिड़कियों में पर्दे लगे होते हैं, और पर्दों पे जो रोशनी आ रही है मोमबत्तियों की रोशनी है, क्योंकि तब तो बिजली वगैरह आई नहीं थी। तो वो देखता रहता है कि ल्यूसेटा तैयार हो रही है, और तब दूसरे दरवाजे से, पीछे के रोड से एक फारफ्रे आ जाता है, नॉक करता है, ल्यूसेटा खुद जाती है, उसके साथ फिर घूमने चली जाती है। वो घूमने जाती है तो फिर माइकल हेंचर्ड भी पीछे चला जाता है। तो सीन ये बन रहा है, रात का समय है, 9:15 का टाइम है, एंड फारफ्रे एंड ल्यूसेटा एज ए लवर्स दे आर वॉकिंग अक्रॉस द एम्प्टी स्ट्रीट्स ऑफ कैस्टरब्रिज। वो जो खाली जगह हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरा कैस्टरब्रिज खाली है, वो सब लोग खेत में जा रखे हैं काम करने। ल्यूसेटा एंड फारफ्रे दे आर अलोन। तो वहां पर क्या हो गया है कि जो हे वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो एक हे का बंडल ऐसे लगाया है, दूसरा ऐसे लगाया है, तो वो शेप ऐसे हो रखी है। तो बीच में ऐसी शेप आ रही कि टेंट वाले शेप है। तो ल्यूसेटा और फारफ्रे उस तरफ जा रहे हैं, और माइकल हेंचर्ड भी जा रहा है। तो माइकल हेंचर्ड भी उस टेंट लाइक शेप में छुप करके सुनता है उनकी बातें। और क्या सुनता है कि फारफ्रे उससे कहता है कि आपके तो बहुत सारे दीवाने हैं, आप रिच हैं, फेमस हैं, खूबसूरत हैं, आपके तो बहुत सारे दीवाने हैं, तो क्या आप किसी एक दीवाने पे सेटल होना चाहेंगी? मतलब वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आप मेरे से शादी करना चाहेंगी? तो ल्यूसेटा ना हाँ कह सकती है ना कह सकती है। हाँ इसलिए नहीं कह सकती बिकॉज प्रॉब्लम है, ना तो बिल्कुल नहीं कहेगी क्योंकि शी लव्स फारफ्रे। तो बातों को थोड़ा घुमा फिरा करके लास्ट में ये कहती है कि मैं सेटल तो हो जाऊंगी,
लेकिन अगर मैं कैस्टरब्रिज में ना रहना चाहूं तो इसके बाद माइकल हेंचेट को कुछ सुनाई नहीं देता है। दोनों चलते फिरते रहते हैं, फारफ्रे एंड ल्यूसेटा, एंड दे कम अक्रॉस अ फील्ड वेयर जहां पर लोग काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड फारफ्रे को तो उन मजदूरों से काम होता है क्योंकि उसका बिजनेस है। तो ल्यूसेटा वहां से उसको वहीं पर छोड़ करके घर की तरफ चले जाती है। फारफ्रे तो कहता है कि रुक जाओ, अभी तो पूरी रात पड़ी है, लेकिन ल्यूसेटा अकेले ही घर की तरफ निकल जाती है। ल्यूसेटा घर पहुंचती है, माइकल हेंचेट भी उसके पीछे घर पहुंचता है। घर को इस बार नॉक नहीं करता, खोल करके सीधे उसके कमरे में चला जाता है। ल्यूसेटा देखती है, वो तैयार वैयार हो रही होती है बिकॉज शी वोर अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। अब वो ड्रेस को उतार करके अपने घर के वस्त्र धारण कर रही होती है। तब तक माइकल हेंचेट उसे दिख जाता है। वो कहती, तुम इस रात 10 बजे मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में कर क्या रहे हो? माइकल हेंचेट कहता है, अब मुझे कोई परमिशन नहीं चाहिए, अब मुझे बताओ तुम मेरे से शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुमको पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूं। तो ल्यूसेटा कहती है कि उसके बारे में मत बात करो भाई, मत बात करो, मैं तुमसे शादी कर लेती अगर तुम मेरे से प्यार करते तो, लेकिन तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो। जब तुम जर्सी में थे मैंने तुम्हारी सेवा की थी, जब तुम बीमार हुए थे, तो तुमको मुझ पे दया आती है कि इसने मेरी सेवा की, तो चलो इससे शादी कर लेते हैं। तुम मेरे से प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो फिर कैस्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बोलता है, माइकल हेंचेट, तो तुम कैस्टरब्रिज में क्या कर रही हो? तुम्हारे लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम हमारे रिश्ते को शादी में बदलना चाहती हो, तो बताओ कि यहां क्यों आई हो? ल्यूसेटा तो ये कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, और मैं कैस्टरब्रिज में इसलिए आई क्योंकि कॉन्शियंस, मेरी अंतरात्मा ने बोला कि चलो इससे शादी कर लेते हैं। लेकिन अब कॉन्शियंस चेंज हो गई है। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा। अब वो अंतरात्मा कैसे चेंज हुई है? क्योंकि एक नया लवर आ गया है। अब वो ये नहीं कह सकती कि नया लवर आ गया है, वो ये कहती है कि पहले मैं गरीब थी, मेरे को जरूरत थी, अब मैं रिच हो गई हूं, अब मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। अब माइकल हेंचेट कहां समझेगा इन चीजों को, कॉन्शियंस वगैरह वगैरह वगैरह। माइकल हेंचेट एक आखिरी अपना तुरुप का इक्का खेलता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे से शादी करने का वादा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जितनी भी हिस्ट्री है जर्सी वाली तुम्हारे और मेरे बीच की, वो मैं सबको बता दूंगा। तब तेरे से कोई शादी नहीं करेगा, ना कोई सम्मान देगा तुझे। ये बात सुनकर के ल्यूसेटा शी गेट्स फ्राइटेंड। तो एज अ विटनेस के लिए एलिजाबेथ जेन को बुलाता है। एलिजाबेथ जेन पढ़ाई कर रही होती है, वो बुलाता है उसको। एलिजाबेथ जेन का हाथ पकड़ करके ल्यूसेटा के सामने बोलता है, बताओ तुम मेरे से शादी करोगे कि नहीं करोगी? और ल्यूसेटा की बॉडी ऐसे फेंट लाइक हो जाती है, वो फेंट करने लग जाती है, बेहोश होने लग जाती है। एलिजाबेथ जेन कहती है कि भाई उसको मत सताओ, आप देख नहीं रहे हो कि उसकी हालत कितनी खराब हो गई पिताजी? ल्यूसेटा कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। एलिजाबेथ कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आप हो सकता है कि आप पापा के, मेरे फादर है माइकल हेंचेट के प्रेशर में आकर के कह रही हूँ। तो माइकल हेंचेट कहता है, अरे कोई प्रेशर वेशर नहीं है, इसको मेरे से शादी करने दो। अगर ये मेरे से शादी कर लेगी तो फिर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ल्यूसेटा की हालत तो खराब थी, वो कहती कौन तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? एंड एलिजाबेथ कहती नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब माइकल हेंचेट ने दोनों की गर्दन पकड़ ली है, दोनों कुछ नहीं बोल सकते। तो ल्यूसेटा कहती मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तो माइकल हेंचेट कहता है कि ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और चला जाता है। और एलिजाबेथ जेन ल्यूसेटा को कहती है कि मेरे पिताजी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो आपको शादी करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी जबरदस्ती। मुझे तो लगता था कि आप 2-4 दिन पहले ही मिले हो, या 2-4 महीने पहले मिले, और उनके पास आपने उनको माइकल बोला, इसका मतलब आप पहले से उनको जानते थे। ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे सीक्रेट्स मेरे से छुपाए हुए हैं। और ल्यूसेटा की भी हालत खराब है, वो कहती है कि तुमने भी मेरे से बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए हैं, मतलब फारफ्रे वाला बोलते नहीं है। तो एलिजाबेथ जेन कहती है कि मैं आपका बुरा कभी नहीं करूंगी, एंड मैं अभी अपने पिताजी के पास जाती हूँ, मैं कल पिताजी के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि आपको वो रिलीज कर दे, मतलब आपको छोड़ दें भाई, आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ल्यूसेटा कहती है नहीं नहीं नहीं, उनके पास मत जाना, नहीं तो मेरी हिस्ट्री बाहर आ जाएगी। तो कहते हैं लेट इट बी। तो यहां पर ये समरी पूरी हो जाती है।